हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए भाई, बढ़िया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और स्वस्थ और खुश भी होना चाहिए ना साथ में। तभी तो हम सुचारू रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, सुचारू रूप से कार्य करते हुए सतत प्रकार से। क्योंकि अगर हमें अपने जीवन में कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करना है या जो भी गोल है उसको हमने अचीव करना है, तो हमें उस पर सतत रूप से सुचारू रूप से कार्य करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है आज कर लिया, आज तो पूरे 24 घंटे काम कर लिया कि आज तो पता नहीं क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, दुनिया हिला देंगे, और बाकी 10 दिन अब विश्राम कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य करना है तो उसे सतत और सुचारू रूप से कीजिए, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं भारत की संसद तथा राज्य विधानमंडल के बारे में कि संसद और राज्य विधानमंडल में किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके का संबंध है। क्या भारत में संघीय प्रणाली है? और ये क्वेश्चन भी पूछे गया है मेंस में, यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस आप पूरा ये जो जब इसका फाइनल निष्कर्ष होगा और या अभी आप पता लगा लेंगे अगर ध्यान से सुनेंगे कि किस तरीके का सिस्टम है। क्या संघीय संघात्मक ढांचा है या एकात्मक ढांचा है या अर्ध संघात्मक है, तो किस तरीके की हमारी प्रणाली है। तो क्वेश्चन फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या भारत में संघीय प्रणाली है, ऐसा पूछ सकते हैं। क्या भारत में एकात्मक प्रणाली है, एकात्मक व्यवस्था है, ये भी पूछ सकते हैं। क्या भारत में अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, ये भी पूछा जा सकता है। इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब इसी राज्य भारत की संसद तथा राज्य विधानमंडल के तहत मिल जाएगा। भारत के संविधान के द्वारा देश में संघीय प्रशासन प्रणाली स्थापित की गई है। कौन सी शासन प्रणाली स्थापित की गई है? संघीय शासन प्रणाली। और संघीय शासन प्रणाली होती क्या है? जिसके तहत राज्य और केंद्र दोनों के तहत शक्तियों का बंटवारा होता है। तो हमारे यहाँ पर भी क्या है? संघ। तो ये बात कही है भारत के संविधान के लिए या भारत की व्यवस्था के लिए, ये बात क्या कही जा रही है कि भारत के संविधान के द्वारा देश में संघीय शासन व्यवस्था प्रणाली स्थापित की गई है। क्योंकि केंद्र अर्थात संघ, केंद्र को ही संघ बोलते हैं और संघ ही केंद्र है। तो क्योंकि केंद्र अर्थात संघ राज्यों के बीच विधायी, कार्यपालिका तथा वित्तीय शक्तियों का बंटवारा है। तो हमारे देश में आप देखते हैं ना कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच विधायी, वित्तीय और कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा है। परंतु भारत की राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संघीय, फेडरल कहना थोड़ा ठीक नहीं है। हम ये बात कह दें कि ये पूर्ण रूप से संघात्मक है हमारी शासन व्यवस्था, फेडरल, इंग्लिश में संघीय को क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। संघीय प्रणाली को क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। तो हो सकता है आपसे इंग्लिश का वर्ड दे दिया जाए, इंग्लिश का वर्ड दे के पूछ लिया जाए, हिंदी में लिखे इंग्लिश के ही वर्ड को, जैसे ये लिखा है ना फेडरल, तो इस तरीके से। तो परंतु भारत की राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से या पूर्णतः संघीय, फेडरल कहना भी थोड़ा ठीक नहीं है। संविधान में कहीं भी संघीय प्रणाली अर्थात फेडरल सिस्टम का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आपसे ये सीधे तौर पर पूछा जाए कि क्या हमारे संविधान में फेडरल शब्द का या संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो नहीं किया गया है। भारत को फेडरेशन का नाम देने का प्रस्ताव संविधान सभा में अस्वीकार कर दिया गया था। इस बात की मांग उठ रही थी कि क्या भारत को फेडरल स्टेट या फेडरेशन का नाम दिया जाए, तो इसको संविधान सभा के द्वारा उस समय जो सदस्य थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 किसमें? आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ, क्या भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। क्या? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। संविधान में ऐसे बहुत से तत्व हैं तथा ऐसे उपबंध हैं जो फेडरल संविधान सिस्टम के विरुद्ध हैं। क्या कहा गया है कि संविधान में ऐसे बहुत से तत्व हैं जो ये नहीं दर्शाते कि हमारा संविधान पूर्ण तरीके से या पूर्ण रूप से हमारी शासन व्यवस्था फेडरल है, संघीय व्यवस्था है। अब वो तत्व क्या है वो भी हम देखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत
भारत में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, यानी कि जैसा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नागरिकता नहीं है, वहाँ पे आपकी अमेरिका की अलग नागरिकता होगी, साथ ही साथ जो अमेरिका के अंदर स्टेट हैं, राज्य हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग नागरिकता होगी। परंतु क्या भारत में ऐसा है? नहीं, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, यानी कि हम सब किसी भी राज्य से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, परंतु हम कहाँ के नागरिक कहलाए जाएंगे? भारत के नागरिक। तो एकल नागरिकता है। और अमेरिका में सभी राज्यों की अपनी अपनी नागरिकता है और साथ ही साथ अमेरिका की अपनी नागरिकता है, तो उनको दो नागरिकता प्राप्त होती है। तो यही कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में नागरिकता, ध्वज तथा संविधान एक हैं तथा एकीकृत ही न्यायपालिका है। आप देखते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट एक ही है, पूरे देश के लिए एक ही है, जहाँ पर लास्ट तौर पर हम सबसे लास्ट में अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो एक ही है ना पूरे देश का। तो यही बात कही गई है कि भारत में क्या है, एक ही संविधान है पूरे देश के लिए, एक ही नागरिक व्यवस्था है पूरे देश के लिए, एक ध्वज है तिरंगा और एकल न्यायपालिका भी है। और अमेरिका में क्या है, देश की अपनी, यानी कि अमेरिका की अपनी एक अलग नागरिकता होगी और सभी राज्यों के पास अपना अपना ध्वज भी होगा, संविधान भी होगा और उनकी न्यायपालिका की भी एक अलग अलग होगी और हमारे देश में एक है। तो एकल में क्या होता है कि एक होते हैं, पूरे देश की चीज़ें एक ही होते हैं। हमारे देश में एकात्मक संविधान के तत्व हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि एक नागरिकता है, एक संविधान है, एक ध्वज है, एक न्यायपालिका है। और अमेरिका में क्या है, राज्य के अपने अलग हैं और साथ ही साथ राज्यों की नागरिकता लेने के साथ साथ उनको अमेरिका की भी लेनी पड़ती है। तो दो सिस्टम है, राज्य का अपना अलग सिस्टम है और अमेरिका का अलग सिस्टम है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर क्या बात की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और हमारे यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग में लाया गया है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। ये जो अमेरिका के राज्य हैं वो अपनी मर्जी से जब चाहें अमेरिका से अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि वो संयुक्त किए गए, उनको वो अलग भी हो सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ क्या है, संघ है। क्या है, राज्यों का संघ, जो मिल तो सकते हैं परंतु अलग होना उनके अपने हाथ की बात नहीं है। तो ये डिफरेंस है भारत और अमेरिका में। इस बात का हमेशा संशय बना रहता है कि भारत की शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, पूरी तरह से एकात्मक है या पूरी तरीके से संघात्मक है, या फिर कह सकते हैं कि ना तो एकात्मक ही है और ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक ही भी है, यानी कि अर्ध संघात्मक, की कुछ संघात्मकता के तत्व हैं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में राज्यों और किसके मध्य, केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन है। तो ये तत्व किसके हो गए, संघीय प्रणाली के। परंतु एकात्मकता के भी तत्व हैं, कैसे? क्योंकि हमारे देश में एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है, एक ही न्यायपालिका है। तो आप कह सकते हैं हमारे देश में जो सिस्टम है वो अर्ध संघात्मक है, यानी कि कुछ उसमें एकात्मकता के भी तत्व हैं और कुछ तत्व संघात्मक भी हैं। तो अर्थात कुछ एकात्मक तथा कुछ संघात्मक तत्व भी हमारी शासन व्यवस्था में, संविधान में मौजूद हैं। अर्थात कह सकते हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था भावना से तो एकात्मक है, यानी कि जो भावना है उसके अंदर की वो एकात्मक है, परंतु संघात्मक संघीय रूप है, जो उसका ढांचा है। हमारा ढांचा अगर आप ऊपर से देखेंगे स्ट्रक्चर तो संघात्मक है, परंतु भाव क्या है, एकात्मक, एकल, एकरूपता, एकजुटता, यानी कि हम सब एक हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, बजाय ये कहने की कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम आंध्रा के नागरिक हैं, हम तमिलनाडु के नागरिक हैं, हम केरल के नागरिक हैं या बिहार के नागरिक हैं। नहीं, ये सब नहीं, हम एकल नागरिक हैं भारत के। तो हमारे यहाँ पे क्या है, एकजुटता का कही गई है। तो हमारे यहाँ एकात्मक भी है और संघात्मकता के भी तत्व हैं। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य ये 7 नहीं है, 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने स्टेट हैं? अभी 28 हैं। 29 थे, परंतु जम्मू कश्मीर को अब अलग अलग क्षेत्र में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो कितने हो गए? 28 हो गए। और यहाँ पर
केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली, इन दोनों को आपस में विलय किया गया। आई थिंक इन दोनों को ही किया गया, आप चेक कर लीजिएगा, लेटेस्ट है, पूछ भी सकते हैं किसी एग्जाम में, क्योंकि हाल ही में ये 2 काम किए गए। एक तो जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। साथ ही साथ क्या बात कही गई है कि 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान समय में केंद्र को राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। हमारा जो केंद्र है उसका बंटवारा, उसका डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है? राज्य हैं हमारे देश के अंदर, हमारे केंद्र में राज्य हैं और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वो जिन पर केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है, और राज्यों का तो आपको पता ही है, अपना उसका मुख्यमंत्री होता है, अपना विधानमंडल है, सब कुछ है। परंतु कुछ यूटीज़ ऐसी भी हैं जैसे दिल्ली, जिनके मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो ये सब क्या है, पॉलिटी में पढ़ेंगे। किसी भी राज्य के द्वारा बनाया गया विधान उसी राज्य क्षेत्र में लागू होगा जिस राज्य ने उसका निर्माण किया है। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर आंध्र प्रदेश ने, केरल ने, उत्तर प्रदेश ने के मुख्यमंत्रियों ने कोई कानून बनाया है, कोई विधि बनाई है, तो वो उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के राज्य में लागू होगी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कोई विधि निर्माण की गई और वो बिहार में भी लागू हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बिहार में लागू करना है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ का विधानमंडल है, वो विधि बनाएगा उस विषय पर। तो यही बात कही गई है कि किसी भी राज्य के द्वारा बनाया गया विधान उसी राज्य क्षेत्र के में लागू होगा जिसके द्वारा उसे बनाया गया है। केंद्र अर्थात संघ की संसद भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए तथा पूरे देश के लिए विधि का निर्माण कर सकती है, परंतु अगर केंद्र चाहे किसी विषय पर कि इसमें देश की संप्रभुता का मुद्दा है या एकता और अखंडता का मुद्दा है या कोई भी ऐसा विषय जिस पर संसद चाहे या उसको लगे कि बनना चाहिए, इसके लिए भी बेसिकली क्या संसद है, क्या कानून है कि किस तरीके से बना सकते हैं, वो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कि अगर संसद को, हमारे देश की जो केंद्र की संसद है, उसको राज्यों के लिए कानून बनाना है तो किस तरीके से बना सकती है, बता दिया है ना। अगर नहीं पता है तो आप इससे पहले के जाके लेक्चर देखिए। तो यहाँ पे बात क्या की गई है, सिर्फ कि केंद्र अर्थात संघ की संसद भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए तथा पूरे देश के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। हमारे देश के केंद्र जो है उसकी संसद के पास ये पावर है कि वो देश के किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए या पूरे ही देश के लिए, चाहे तो वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए या किसी एक राज्य के लिए या फिर पूरे देश के लिए भी विधि निर्माण कर सकती है। कौन? केंद्र की संसद। परंतु राज्य नहीं ऐसा कर सकता। संसद ऐसे विधान का निर्माण भी कर सकती है जो देश में रह रहे नागरिकों के संपत्ति के साथ साथ, यानी कि संसद को ये अधिकार भी है कि अगर संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है कि जो हमारे देश में, यानी कि हम और आप, हम अपने देश के जो नागरिक हैं, हमारी संपत्ति के साथ साथ भारत के बाहर रह रहे भारत के नागरिकों पर भी वो लागू हो सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है ऐसे कानून का निर्माण भी, कि जो अपने देश के नागरिक हैं उनकी संपत्ति के साथ साथ जो भारत के बाहर रह रहे हैं भारत के नागरिक, उन पर भी लागू हो। ऐसे कानूनों का, ऐसे विधान का निर्माण भी कौन कर सकता है? संसद। ये शक्ति भी राज्यों के पास नहीं है और इसको राज्य क्षेत्रातीत विषय कहते हैं। कैसे विषय कहते हैं? राज्य क्षेत्रातीत विषय। तो ये टर्म भी मैंने लिख दिया है, हो सकता है कि पूछ ले कि राज्य क्षेत्रातीत विधियों पर, विषय पर या राज्य क्षेत्रातीत पर कौन कानून बना सकता है? तो कौन बना सकता है? हमारी केंद्र की संसद। तो हमने देखा, क्या बात बताई मैंने आपको, आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि संसद ऐसे विधान का निर्माण भी कर सकती है जो देश में रह रहे नागरिकों की संपत्ति के साथ साथ भारत के बाहर जो भारत के नागरिक रह रहे हैं उन पर भी लागू हो। तो ऐसे कानून का निर्माण कौन कर सकती है? हमारी संसद, केंद्र की संसद। और ऐसे विषयों को क्या बोलेंगे, यानी कि इस तरीके का जो कानून का निर्माण किया जाता है उनको
किस एक शब्द से संबोधित किया जा सकता है? तो राज्य क्षेत्रातीत विधियां। पूछ सकते हैं कि राज्य क्षेत्रातीत विधियों का निर्माण कौन कर सकता है? तो केंद्र की संसद। इसलिए सभी सब्जेक्ट के अपने वर्ड्स होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो ये वर्ड दे दे, इतना पूरा डिस्क्रिप्शन ना दे के। संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 तरीकों से शक्तियों का वितरण है। पहला क्या है, और ये बात किस अनुसूची के तहत वितरण किया गया है? 7th अनुसूची, 7वीं अनुसूची के तहत। तो विषय कौन से हैं? एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची है। केंद्र पर केंद्र यानी कि हमारी जो केंद्र की संसद है वो कानून बना सकती है जो विषय केंद्र के अंतर्गत हैं। राज्य पर राज्य के अंतर्गत जो विषय हैं उन पर राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। याद रखिएगा, केंद्र में वर्तमान समय में 100 विषय हैं। जब स्टार्टिंग में ये विषयों का बंटवारा हुआ था तब 97 थे। राज्य में 61 विषय हैं, शुरू में 66 थे। 2 ब्रैकेट में है, ये संख्या तब की है जब वर्तमान में शुरू में इनका बंटवारा किया गया था। और समवर्ती सूची में वर्तमान समय में 47 विषय हैं और उस समय 52 थे। ठीक से, तो हमने आपसे क्या बात कही, क्या बताया आपको कि केंद्र में वर्तमान समय में 100 विषय हैं, परंतु पहले 97 थे। अब कितने हैं? राज्य सूची में 61, पहले कितने से? 66, और समवर्ती में 47, पहले 52 थे। ये ब्रैकेट वाले जो है वो पहले के हैं। संविधान द्वारा दिए गए अपने अपने क्षेत्रों में केंद्र तथा राज्य विधानमंडलों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। यानी कि जो केंद्र और राज्य हैं उनको जो अपने अपने क्षेत्र में शक्तियां दी गई हैं उन पर कानून निर्माण की विधि निर्माण करने को वह अपने अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता संपन्न है। विधायी क्षेत्र में संसद के सामान्य प्रभुत्व पर अधिक बल दिया गया है। यानी कि तात्पर्य यह है कहने का, जो केंद्र को विषय दिए गए हैं वो अपने आप में ही बहुत ताकतवर और सत्ता संपन्न है। अभी जब हम आगे देखेंगे ना डिटेल्ड तो पता चल जाएगा आपको। तो संघ सूची में काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। यही बात कही गई है कि संघ सूची में जो विषय हैं जैसे रक्षा हो गया, विदेश हो गया, विदेश के विषय ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, ऐसे विषय जो इन तीनों ही सूची में वर्णित नहीं हैं उन पर कौन कानून बना सकता है? संसद। क्या कुछ ऐसे विषय भी होंगे ना जो आगे जाकर उभरे या उस समय उनका अस्तित्व नहीं था, जैसे साइबर क्राइम हो गया। उस समय साइबर क्राइम जैसा कोई शब्द नहीं था परंतु अब है। अब संविधान में तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। तो ऐसे शक्तियाँ क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इन पर कौन विधि बना सकता है? एक संविधान में साफ लिखा गया है कि अवशिष्ट विषय पर शक्तियाँ किसके हाथ में है? संसद के हाथ में, केंद्र की संसद के हाथ में। अगर अवशिष्ट विषय पर कानून बनाना है तो हमारी केंद्र की संसद ही निर्माण कर सकेगी, क्योंकि कुछ शब्द कुछ बातें ऐसे होंगी जो अभी अस्तित्व में है, आगे चल के भी और कुछ नई बातें उभरेंगी तो उस पर कौन कानून बनाएगा? कौन बना सकता है? हमारी संसद, केंद्र की संसद। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद। इसके अभी 1 से 3 लेक्चर और आएंगे। थैंक यू।